बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1, क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीज़न एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी में देयर आर 3 डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की 3 मेन डिवीज़न है। जो सबसे पहली डिवीज़न है वो है ज़ूलॉजी। जो पहली डिवीज़न है वो है ज़ूलॉजी। फ्रॉम ग्रीक वर्ड ज़ूआ, ये ग्रीक वर्ड ज़ूआ से बनी है। ज़ूआ कहते हैं एनिमल्स को, ज़ूआ कहा जाता है एनिमल्स को। लॉगी मीन्स स्टडी ऑफ। फ्रॉम ग्रीक वर्ड ज़ूआ, ग्रीक वर्ड ज़ूआ है। ज़ूआ का मतलब होता है एनिमल्स एंड लॉगी मीन्स स्टडी ऑफ। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? अब इसके अल्फाज के मतलब से पता चल रहा है। यानी जैसे फ्रॉम ग्रीक वर्ड ज़ूआ, यानी जो ज़ू लफ्ज़ है ये ज़ूआ है। ज़ूआ ग्रीक में एनिमल्स को कहा जाता है। एंड लॉगी मीन स्टडी ऑफ, लॉगी मीन स्टडी ऑफ। डेफिनेशन क्या होगी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। एनिमल्स की साइंटिफिक स्टडी करना ये ज़ूलॉजी कहलाता है। उसके बाद फादर ऑफ ज़ूलॉजी इज़ एरिस्टोटल। ज़ूलॉजी का जो बानी है या जिसने सबसे पहले एनिमल्स को स्टडी करना शुरू किया वो एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल को फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहा जाता है या फाउंडर ऑफ ज़ूलॉजी। जो अगली मेन डिवीज़न हमारे पास वो है बॉटनी। बॉटनी फ्रॉम ग्रीक वर्ड बोटैनी। जो बॉटनी है वो ग्रीक वर्ड बोटैनी से बनी है। बोटैनी का मतलब है फूडर। फूडर कहते हैं चारा, ग्रास घास और प्लांट्स। अब फूडर, ग्रास, प्लांट्स ये बोटैनी का लफ्ज़ी मतलब है ग्रीक ज़बान में। अब बॉटनी के मतलब से ही जाहिर है, बोटैनी के मतलब से ही इसकी तारीफ बन रही है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। पौधों की साइंटिफिक स्टडी बॉटनी कहलाती है। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस, वन ऑफ द फॉलोअर ऑफ एरिस्टोटल। वन ऑफ द फॉलोअर ऑफ एरिस्टोटल। जो बॉटनी का बानी है उसका नाम थियोफ्रास्टस है। थियोफ्रास्टस पहला बंदा था जिसने फूल के अंदर उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के मुतालिक बताया था। थियोफ्रास्टस ने पहली दफ़ा फूल के अंदर, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स के मुतालिक बताया था। इसलिए थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। जो अगली डिवीज़न है बायोलॉजी की वह माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोस। ये भी 2 अल्फाज से बनी है। यानी माइक्रोबायोलॉजी भी 2 ग्रीक वर्ड से बनी है।
पहला वर्ड क्या है? मिक्रोस। मिक्रोस कहते हैं स्मॉल, छोटे। एंड लॉगी मीन स्टडी ऑफ। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आँख से नज़र नहीं आते, इंसानी आँख उनको नहीं देख सकती, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। दिस इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी में हम किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं? इसमें बैक्टीरिया को स्टडी किया जाता है, वायरस को स्टडी किया जाता है, प्रोटोजोआ को स्टडी किया जाता है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे एमीबा। पैरामीशियम वगैरह। यानी प्रोटोजोआ में सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक एनिमल्स, यूकैरियोटिक एनिमल्स जैसे एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये प्रोटोजोआ में आते हैं, इनकी स्टडी। और फिर माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई को भी माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुर्दबीनी जानदार, खुर्दबीनी जानदारों को स्टडी किया जाता है। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप की मदद से नज़र आते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोस्कोप की मदद से इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी ये माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। अब माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे तो ये कहलाएगी बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी में वायरस को स्टडी करेंगे ये कहलाएगी वायरोलॉजी। यानी माइक्रोबायोलॉजी की दो और ब्रांचेस हो गई, बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया को स्टडी किया जाता है, वायरोलॉजी में वायरस को स्टडी किया जाता है। यानी माइक्रोबायोलॉजी की दो और ब्रांचेस बन गई, एक बैक्टीरियोलॉजी और दूसरी वायरोलॉजी। इसके साथ साथ हम प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई को भी स्टडी करते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटोनी वैन लीeuwenhoek। जो माइक्रोबायोलॉजी का बानी है या फादर है उसका नाम एंटोनी वैन लीeuwenhoek है। ये थी इसकी मेन डिवीज़न। अब हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। इकोलॉजी, ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड ओक्योस। ओक्योस मीन्स द फैमिली हाउस होल्ड। ओक्योस का मतलब है घर के कामकाज। एंड लॉगी मीन्स स्टडी ऑफ, मतलब बन गया घर के कामकाज को स्टडी करना। ये इकोलॉजी है जो लफ्ज़ी मतलब है इसका। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट। ये जो ब्रांच है
इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के दरमियान रिलेशनशिप, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप है। इन केस ऑफ प्लांट, अगर प्लांट को देखा जाए, पौधा अपने इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, उस ऑक्सीजन को एनिमल ऑब्टेन करते हैं, एक रिलेशनशिप है। इस तरह से इकोलॉजी के अंदर हम सिम्बियोसिस को स्टडी करते हैं, सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है, इसमें सिम्बियोसिस है। सिम कहते हैं टुगेदर, और बायोसिस लाइफ टुगेदर, जो लफ्ज़ी मतलब बनता है। अब जो सिम्बियोसिस है, ये सिम्बियोसिस की फर्दर टाइप्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान है। सिम्बियोसिस में पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इन्वायरमेंट से वो खुराक ले रहा है, इन्वायरमेंट से वो खुराक ले रहा है, इन्वायरमेंट से वो प्रोटेक्शन ले रहा है, यानी इन्वायरमेंट ही उसे सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। इन्वायरमेंट के साथ उसका रिलेशनशिप अगर ना हो तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। इन्वायरमेंट ही ऑर्गेनिज्म को शेल्टर देता है, शेल्टर फराहम करता है। अब पैरासिटिज्म ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे को नुकसान होता है। पैरासिटिज्म। कमेंसलिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना नुकसान ना फ़ायदा। म्यूचुअलिज्म, अब ये जो म्यूचुअलिज्म है, दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है। ये जो रिलेशनशिप है ये उस वक़्त एप्लीकेबल है जब दो डिफरेंट स्पीशीज़ हो, दो डिफरेंट स्पीशीज़, टू डिफरेंट पॉपुलेशन। जैसे पैरासिटिज्म के अंदर होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप है, होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। कमेंसलिज्म के अंदर जैसे एक इंसान दरख्त के नीचे खड़ा हुआ है, अब ये कौन सा रिलेशनशिप है? एक इंसान एक दरख्त के नीचे खड़ा हुआ है, अब इंसान को फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि वो दरख्त के नीचे खड़ा हुआ है, ठंडी छांव के नीचे खड़ा हुआ है, और जो प्लांट है उसको तो कोई बेनिफिट नहीं है। अलबत्ता जो इंसान उस प्लांट के नीचे खड़ा हुआ है उसको तो बेनिफिट है ना। बेनिफिट किस चीज़ का है? क्योंकि उसे सायादार जगह मिल रही है। और फिर म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को, दोनों ऑर्गेनिज्म को, लेकिन टू डिफरेंट स्पीशीज़ हों, टू डिफरेंट स्पीशीज़। म्यूचुअलिज्म, दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। और प्रेडिशन के अंदर जारी बात है, प्रे एंड प्रीडेटर। प्रे जिसका शिकार किया जाता है, प्रीडेटर जो शिकार करता है। और फिर कंपटीशन,
ये भी एक रिलेशनशिप है जिसमें ऑर्गेनिज्म compete करते हैं, मुकाबला करते हैं दूसरी स्पीशीज़ के साथ, खुराक के लिए, रहने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ये आपस में कंपटीशन करते हैं। इन सब चीज़ों को इकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। अगली जो ब्रांच है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को स्टडी करना ये इकोलॉजी कहलाता है। अब एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। इसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं, इसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। This branch deals with the study of developmental changes of an organism from a fertilized zygote to embryo until it is hatched or born। ये वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं, यानी फर्टिलाइज्ड एग, ये एग और ये स्पर्म, जब एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं, जिसके नतीजे में क्या बनता है, जिसके नतीजे में बनता है ज़ायगोट। ज़ायगोट, अब हम इसे क्या कहेंगे, ये फर्टिलाइज्ड ज़ायगोट है। फर्टिलाइज्ड ज़ायगोट, स्पर्म और एग आपस में फ्यूज हुए, रिजल्ट क्या निकला, ज़ायगोट बना। अब ज़ायगोट के अंदर डिवीजन होगी, माइटोसिस होगी, और ये ज़ायगोट पहले 2 सेल में डिवाइड होगा, 2 के बाद इससे मज़ीद आगे 4 सेल बनेंगे, 4 सेल के बाद फिर 16 सेल बनेंगे, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, इस तरह से बहुत सारे सेल बन जाएंगे। अब ये फर्टिलाइज्ड ज़ायगोट टू एम्ब्रियो, अब ये स्टेज क्या कहलाती है, हम कहते हैं एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में ये स्टेज कहलाती है मरूला। मरूला, मरूला के बाद ये सेल्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करके थ्री लेयर्स बनती हैं सेल्स की। इनमें से एक एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, और फिर एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन लेयर से फिर बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। अब ये सारी की सारी क्या है, ये डेवलपमेंटल चेंजेस हैं। हम डेवलपमेंटल चेंजेस को स्टडी करते हैं। अब ज़ायगोट से लेकर एम्ब्रियो तक, एम्ब्रियो से लेकर ये लेयर्स बनने तक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनने तक, ये सारी क्या है, ये डेवलपमेंटल चेंजेस हैं। उसके बाद फिर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से ऑर्गन बन जाएंगे। जैसे ही ऑर्गन बन जाते हैं, डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक जाता है। उसके बाद फिर ग्रोथ का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर बच्चा माँ के पेट के अंदर, बच्चे की माँ के पेट के अंदर ग्रोथ होती है, यानी बच्चे का साइज़ बढ़ता है।
जैसे ही बच्चे का साइज बढ़ जाता है उसके बाद फिर until it is hatched or born, जब तक उसकी पैदाइश नहीं हो जाती या फिर वो अंडे से नहीं निकलता, इस दौरान जितनी भी चेंजेस आती हैं उन चेंजेस को स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। दिस प्लांट डील्स विद द डेवलपमेंटल चेंजेस। डेवलपमेंटल चेंजेस क्या आई? ये जायगोट से लेकर एम्ब्रियो के बाद फिर ये जर्म लेयर्स बनी, जर्म लेयर्स के बाद फिर बॉडी के ऑर्गन बने, बॉडी के जैसे ही ऑर्गन बन जाते हैं फिर उसे हम कहते हैं फीटस। फिर फीटस की ग्रोथ होती है, फीटस का साइज बढ़ता है, यानी जो बच्चा माँ के पेट में है उसका साइज बढ़ेगा। उस वक्त तक साइज बढ़ेगा जब तक उसकी बर्थ नहीं हो जाती या फिर वो अंडे से बाहर नहीं निकल आता। इन केस ऑफ बर्ड, अगर बर्ड है तो अंडे से बाहर निकलेगा बच्चा। इन केस ऑफ मैमल, अगर मैमल है तो बच्चे की बर्थ होगी। अगर रेप्टाइल है तो रेप्टाइल के अंडे से भी बच्चा निकलेगा। इन सारी चेंजेस को स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अगली जो ब्रांच है हमारी वो है फिजियोलॉजी। फिजियो मीन्स फंक्शन एंड लॉगी मीन्स स्टडी ऑफ। It is the study of normal functioning of various parts of animals and plants। ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम पौधे और जानवरों के जो पार्ट्स हैं उनके नॉर्मल फंक्शन को स्टडी करते हैं। पौधों के अंदर और जानवरों के अंदर जो उनके पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के नॉर्मल फंक्शन को स्टडी करते हैं। अगर यहाँ पर नॉर्मल का लफ्ज़ नहीं आएगा तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। नॉर्मल इसके साथ लिखना लाजमी है। नॉर्मल, स्टडी ऑफ normal functioning of various parts of animals and plants। various parts, बहुत से हिस्से पौधे और जानवरों के, यानी डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को स्टडी करना, उनके फंक्शन को स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। अगर यहाँ पर एबनॉर्मल आ जाए तब ये फिजियोलॉजी नहीं कहलाएगी। अगर यहाँ पर आ जाए इट इज़ द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, अगर यहाँ पर एबनॉर्मल आ जाए तो ये फिजियोलॉजी की डेफिनेशन नहीं है। ये एक और ब्रांच है जिसे हम पैथोलॉजी कहते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल फंक्शन क्या डिजीज़ है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग क्या डिजीज़ है, इसलिए फिजियोलॉजी के अंदर की डेफिनेशन करते वक्त यहाँ पर हमें नॉर्मल लिखना बहुत ही ज़रूरी है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ एनिमल, के एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो वेरियस पार्ट्स हैं उनको स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ फिजियोलॉजी, जो फिजियोलॉजी का बानी है या फाउंडर है, उसका नाम है क्लॉडियस गैलेंस। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ लंग्स जो काम करते हैं उसकी फिजियोलॉजी है। लंग्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी हो गई। फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू, पौधे के अंदर जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, उनकी फिजियोलॉजी क्या है? उनकी फिजियोलॉजी ये है कि वो जड़ों से पानी को लेते हैं और फिर पौधे के फिज़ाई हिस्सों में लाते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन हो सके। यानी जाइलम टिश्यू जड़ों की मदद से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, उस पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं।
यानी जालम टिश्यू पानी की ट्रांसलोकेशन करते हैं ताकि पानी जड़ों से पौधे के पत्तों में आए, ताकि पत्तों से फिर पानी ट्रांसफायर हो सके। यानी जाइलम टिश्यू का फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ये हुआ, उसकी फिजियोलॉजी ये हुई कि उसने जड़ों से पानी को एब्जॉर्ब करके पौधे के पत्तों में लाना है ताकि पत्तों से पानी ट्रांसफायर हो सके। फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट के फंक्शन को स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। कैसे हार्ट पंप करता है, कैसे हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है, कैसे ब्लड हार्ट कैसे ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है, ये हार्ट का फंक्शन है। पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का पंपिंग एक्शन, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में आता है और ये हार्ट का फंक्शन कहलाता है। ये हार्ट की फिजियोलॉजी है। अब हमारी अगली जो ब्रांच है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी भी दो ग्रीक वर्ड से बनी है, डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड है। मॉर्फी, मॉर्फी मीन्स फॉर्म, शक्ल या शेप। डेफिनेशन क्या होगी? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो हमें नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे कान आपको नज़र आ रहे हैं, कान की स्टडी क्या है? मॉर्फोलॉजी है, यानी कान की एक्सटर्नल स्टडी। ये एयर लोब कहलाते हैं, ये पिन्ना है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। जैसे पत्ते का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अगर पत्ते का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, वो स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आता है पत्ते में, लीफ, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आता है। मिडरिब, हमें पत्ते में ये मिडरिब नज़र आती है। ये वेन्स जो नज़र आती हैं, पेटियोल, पत्ते की डंडी नज़र आती है। इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है। लेट्स सपोज कि एक बकरा है, अगर मैं आपसे कहूँ कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताओ, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होगा? भाई उसके दो कान हैं, चार टांगे हैं, जिस्म के ऊपर बाल हैं, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ नोज़, ये नोज़ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, नोज़ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और फिर ये कान, कान का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये सारा का सारा इस स्ट्रक्चर को स्टडी करना ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जांपल, फादर ऑफ मॉर्फोलॉजी इज जॉन वॉल्फगैंग गोथे, यानी जो फाउंडर है मॉर्फोलॉजी का, उसका नाम है जॉन वॉल्फगैंग गोथे। जॉन वॉल्फगैंग गोथे ये मॉर्फोलॉजी का बानी माना जाता है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ नोज
नोज़ के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एयर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, पिन है ये सब पिन है, ये एयर लोब है, एयर लोब वेस्टिजियल होता है, ये नॉन फंक्शनल होता है, यानी इसका कोई काम नहीं है, यानी मेरी बॉडी के अंदर ये जो एयर लोब है इसका कोई काम नहीं है, नॉन फंक्शनल है ये। इस तरह से ये पिन्ना है, ये किस में आता है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आता है। इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एयर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये लीफ का क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, मिड रिब, ये वेन्स, ये पेट्योल, और ये वाला हिस्सा लेमिना या इसको ब्लेड कहते हैं। अगली जो हमारी ब्रांच है अनॉटमी, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड अनॉटमिया। अनॉटमिया मीन डाइसेक्शन, डाइसेक्ट करना, काटना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे एनेस्थीसिया दिया जाए, मुझे बेहोश किया जाए, बेहोश करने के बाद मुझे इस तरह से काटा जाए, काटने के बाद मेरे स्टमक को स्टडी करना, मेरे हार्ट को स्टडी करना, मेरे लंग्स को स्टडी करना, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, फॉर एग्ज़ाम्पल इन सब चीज़ों को स्टडी करना क्या कहलाता है, ये अनाटॉमी कहलाता है, और ये मेजर सब्जेक्ट होता है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक बकरा है, अगर उसको एनेस्थीसिया दिया जाए, बेहोश कर दिया जाए, बेहोश करके उसको काटा जाए, काटने के बाद उसके इंटरनल अंदर वाले स्ट्रक्चर को, गुर्दों को स्टडी करना, फेफड़ों को स्टडी करना, उसके लीवर को स्टडी करना, उसके लंग्स को स्टडी करना, ये सब, उसके किडनी को स्टडी करना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाता है, इसे हम अनाटॉमी कहते हैं। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, जो अंदर का स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसे हम अनाटॉमी कहते हैं। फादर ऑफ अनाटॉमी एंड्रियस वेजिलियस, जो अनाटॉमी का बानी है उसका नाम है एंड्रियस वेजिलियस, सच अ ग्रेट अनाटमिस्ट इन हिज टाइम, बहुत बड़ा अनाटमिस्ट था अपने वक्त का। ये वो इंसान था जो कि डेड बॉडी को डिसेक्ट करता था, करने के बाद अपने हाथ की मदद से मसल्स की डायग्राम बनाता था, इंटरनल स्ट्रक्चर की डायग्राम बनाता था। और आज की जो मॉडर्न अनाटॉमी है वो इस बात की तस्दीक करती है कि इसकी जो डायग्राम्स हैं वो बिल्कुल ही सही है। यानी 1500 सदी की बात है, 1500 में की ये बात है। यानी एंड्रियस वेजिलियस वो एक ग्रेट अनाटॉमिस्ट था जिसने अनाटॉमी को, यानी कि जो अनाटॉमी का फाउंडर कहलाता है, अनाटॉमी का बानी कहलाता है। अब इसके एग्जांपल में देख लेते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट को स्टडी करना, स्टडी ऑफ लंग्स, लंग्स को स्टडी करना, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ये लीफ की एपिडर्मिस, ये नीचे वाले जो ये, अब मैंने इसको काट दिया पत्ते को, ये पत्ते को मैंने काटा है। काटने के बाद मुझे जो अंदर वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला जो सेल है, ये पैलासेड सेल्स, और ये वाले सेल जो हैं ये वाले स्पॉन्जी सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर में है। पत्ते को मैंने काटा है और काटने के बाद ये जो स्ट्रक्चर मुझे नज़र आया है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसे अनाटॉमी कहा जाता है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अगली जो हमारी ब्रांच है वह पैलेंटोलॉजी। प्लियोस
मीन्स प्रिमिटिव, पुराने, कदीम, ओल्ड, एंड ऑन्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस उनकी मौजूदगी, ओल्ड की मौजूदगी, जो लफ्ज़ी मतलब है ओल्ड की मौजूदगी, प्रिमिटिव की मौजूदगी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसल, ये वो ब्रांच है जिसमें हम फॉसल्स को स्टडी करते हैं। एंड देयर रिलेशनशिप टू द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और इन फॉसल्स का रिलेशनशिप एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के साथ। जैसे ज़मीन के ऊपर जानदार आए, उन्होंने इस ज़मीन के ऊपर कुछ अरसा गुजारा, फिर कुछ वजूहात की बिना पर कहा जाता है कुछ ज़मीन ऊपर नीचे हुई, कुछ एस्ट्रॉयड आकर ज़मीन से टकराए और ये जानवर ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद, मरने के बाद इनकी जो हड्डियाँ वगैरह थीं वो ज़मीन के नीचे दफन हो गई। इस तरह से फिर और जानदार आए, वो ज़मीन के ऊपर रहे, कुछ अरसा गुजारा, वो ख़त्म हो गए। वजूहात क्या हुई, वजूहात क्या बनी, यानी इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स आए, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स, कुछ इन्वायरमेंट का मुकाबला नहीं कर पाए, वो नापैद हो गए, उनकी हड्डियाँ ज़मीन में प्रिजर्व हो गई। और कुछ उसके बाद फिर जो आए, ऐसा करके ऑर्गेनिज़म आते रहे और फिर नापैद होते रहे। उनके जो बकाया जात थे वो ज़मीन के अंदर दफन होते गए, हड्डियों की शक्ल में या फिर निशानात की शक्ल में। उन हड्डियों को और उन निशानात को स्टडी करना, निशानात क्या होते हैं, इम्प्रेशन, जो पौधे होते हैं, क्योंकि पौधे की जो लकड़ी होती है वो गल सड़ जाती है, लेकिन कुछ दबाव की वजह से उनके निशानात नीचे पड़ जाते हैं। उन फॉसल्स को और उन फॉसल्स का जो ताल्लुक़ है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के साथ, इसको स्टडी करना ये पैलेंटोलॉजी कहलाता है। पैलेंटोलॉजी की फिर मज़ीद दो और ब्रांचेज़ हैं, मज़ीद दो और ब्रांचेज़ हैं। एक ब्रांच है प्लियोबॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट फॉसल, और फिर प्लियोजोलॉजी, जोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल फॉसल। तो पैलेंटोलॉजी की दो और ब्रांचेज़ हैं, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। प्लियोबॉटनी में हम फॉसल को स्टडी करेंगे, प्लांट के फॉसल को, और प्लियोजोलॉजी में हम एनिमल के फॉसल को स्टडी करेंगे। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसल्स एंड देयर रिलेशनशिप, और इनका जो ताल्लुक़ है ज़मीन के ऊपर जो जानदारों की एवोल्यूशन हुई है, कि कौन सा जानवर कब आया, कब ख़त्म हुआ, कितना अर्सा ज़मीन के ऊपर रहा, फिर उससे जो नई स्पीशीज़ बनी वो स्पीशीज़ कितना अरसा रही, कितना अरसा ज़मीन के ऊपर रही, कब वो एक्सटिंक्ट हो गई, उनके फॉसल्स को स्टडी करना ये पैलेंटोलॉजी कहलाता है। तो हमारी छठी ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड लॉगी मीन्स स्टडी ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, इन ब्रांचेस की तारीफ करते वक्त, इनको डेफिनेशन करते वक्त अक्सर डेफिनेशन आपस में मिक्स हो जाती हैं। इस मिक्सिंग से बचने के लिए आप इनके लफ्ज़ी मानी लाजमी याद करें। अगर लफ्ज़ी मानी याद करेंगे तो अल्टीमेटली मिक्सिंग नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड लॉगी मीन्स स्टडी ऑफ। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। आपको मालूम है कि जब सिमिलर सेल, एक जैसे सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर, यानी कि सिमिलर सेल, फॉर एग्जांपल
ये सिमिलर सेल्स हैं। जब सिमिलर सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो ये क्या बनता है, टिश्यू। अब माइक्रोस्कोप की मदद से इस टिश्यू की स्टडी क्या कहलाएगी, हिस्टोलॉजी कहलाएगी। द माइक्रोस्कोपिक, अच्छा अगर आपने लिख दिया द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी तो ये डेफिनेशन गलत होगी। आपने प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, हर साल इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हिस्टोलॉजी एंड अनाटमी, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। या फिर कंपेयर हिस्टोलॉजी विथ मॉर्फोलॉजी, या फिर हाउ अनाटमी डिफर फ्रॉम हिस्टोलॉजी, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब जो हिस्टोलॉजी का बानी है या फादर है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज मैरी फ्रांकोइस ज़वेयर बिकॉट। मैरी फ्रांकोइस ज़वेयर बिकॉट, मैरी फ्रांकोइस ज़वेयर बिकॉट इज़ द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। अब एग्जाम्पल क्या है, स्टडी ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल की स्टडी, वो मसल जो मेरी हड्डियों के साथ अटैच हैं, दोज मसल्स विच आर अटैच टू स्केलेटन। स्टडी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है। फिर स्टडी ऑफ जाइलम टिश्यू, पौधे के अंदर जाइलम टिश्यू को स्टडी करना, ये हिस्टोलॉजी कहलाता है। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह बाकी जो ब्रांचेस रहती हैं वो हम कल अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।